हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ, थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस कंपाउंड का थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा और किस कंपाउंड का थर्मल स्टेबिलिटी कम होगा। थर्मल स्टेबिलिटी की जब बात आती है तो कंपाउंड्स आपके दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स और एक होते हैं आयोनिक कंपाउंड्स। तो सवाल ये है कि आज की वीडियो में हम लोग किस तरह के कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। क्या हम लोग आयनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं या फिर कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में? तो सबसे पहले इस चीज़ की क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो भी चीज़ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो किसके बारे में करने वाले हैं। तो अप्रोप्रिएटली अगर मैं बात करूँ तो थर्मल स्टेबिलिटी जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो आयोनिक सॉलिड्स के लिए करने वाले हैं। तो इसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि हम लोग थर्मल स्टेबिलिटी आयनिक सॉलिड्स के बारे में देखने वाले हैं। सवाल है कि सर हम लोग कैसे पता करेंगे कि किसका थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा है और किसका थर्मल स्टेबिलिटी कम है। लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि थर्मल स्टेबिलिटी होता क्या है। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आप किसी कंपाउंड को हीट कर रहे हैं और हीट करने पर ऑब्वियस सी बात है वो टूटेगा। किन में टूटेगा? स्टेबल कंपाउंड्स में टूटेगा। जब कभी भी आप किसी को हीट करते हैं तो जिन दो स्टेबल कंपाउंड्स उस पर्टिकुलर कंपाउंड में पाए जा रहे हैं उस स्टेबल कंपाउंड में वो टूट जाता है। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो मान लीजिए आप किसी मेटल कार्बोनेट को हीट करेंगे तो जब ये डिकम्पोज करेगा तो ये मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब सवाल है सर मैंने MO ही क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर M का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 है और CO3 का है -2। तो आप यहाँ पर देख लो, अगर यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो ये M+2 किससे कंबाइन होगा? ऑक्साइड से, और ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट या चार्ज क्या होता है? 2-। तो जब आप इसको क्रिस क्रॉस करवाओगे तो यहाँ पर क्या बनाओगे? MO बनाओगे। तो ये टूट गया दो स्टेबल कंपाउंड्स में। बहुत बढ़िया बात। लेकिन सवाल है क्या हर एक कंपाउंड टूटता है? तो ऑब्वियस सी बात है हर एक कंपाउंड टूटता है। अगर आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दोगे तो हर एक कंपाउंड टूटेगा। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करें कि किसी पर्टिकुलर ऑक्साइड्स या किसी पर्टिकुलर कार्बोनेट्स का बात करें तो ऐसा हो सकता है कि जिन टेम्परेचर पे उस पर्टिकुलर ग्रुप के बाकी सब, मान लीजिए मैंने कार्बोनेट का अगर बात किया तो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बाकी सब कार्बोनेट्स टूट रहे होंगे, हो सकता है कि उस पर्टिकुलर या उस टेम्परेचर के आसपास में उनमें से कुछ ऐसे कंपाउंड्स हो, उनमें से कुछ ऐसे कार्बोनेट के कंपाउंड्स हो उस पर्टिकुलर ग्रुप का जो ना टूटे उस टेम्परेचर के आसपास। मतलब उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम अगर उस टेम्परेचर के आसपास में देखेंगे तो हम बोलेंगे कि वो मेटल कार्बोनेट स्टेबल है थर्मली, वो डिसोसिएट नहीं होगा। क्लियर है? लेकिन अगर मैं बोलूं क्या कभी नहीं होगा, तो कभी नहीं का बात नहीं हो सकता है। अब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दोगे, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दोगे तो शायद वो भी टूट जाएगा। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं कि वो डिकम्पोज नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि जिस टेम्परेचर के आसपास में उस ग्रुप के कंपाउंड, उस ग्रुप के एलिमेंट्स के, उसी एनायन के जो कंपाउंड आपने बनाए हैं, अगर वो टूट रहे हैं तो उस टेम्परेचर के आसपास में नहीं टूटेगा। ये मतलब होता है। ठीक है? तो जो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर के आसपास में नहीं टूटेगा हम उसको कहेंगे कि वो ज़्यादा थर्मली स्टेबल है। लेकिन जो बाकी सारे एलिमेंट्स के कंपाउंड उस पर्टिकुलर ग्रुप के होंगे वो भी अलग अलग टेम्परेचर पे टूटेंगे। कोई कम टेम्परेचर पे टूट रहा होगा, कोई ज़्यादा टेम्परेचर पे टूट रहा होगा, और जो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पे टूटेगा हम कहेंगे वो थर्मली ज़्यादा स्टेबल है। तो जो सवाल आ सकते हैं वो थर्मल स्टेबिलिटी के बेसिस पे ऑर्डर डिसाइड करने के सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि सर मैं कैसे पहचानूंगा कि कौन सा कंपाउंड या कौन सा पर्टिकुलर ग्रुप का, जो हम कार्बोनेट देख रहे हैं या नाइट्रेट देख रहे हैं या सल्फेट्स देख रहे हैं या ऑक्साइड देख रहे हैं या फ्लोराइड देख रहे हैं, उस पर्टिकुलर ग्रुप में किस एलिमेंट का कंपाउंड सबसे ज़्यादा थर्मली स्टेबल होगा, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना होगा। इसको मैं दो केसेस में बांटूंगा। एक है पॉलीएटॉमिक का केस। तो पॉलीएटॉमिक क्या? एनायन की मैं बात कर रहा हूं। और मैं दूसरा बांटूंगा मोनोएटॉमिक एनायन। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये पॉलीएटॉमिक एनायन और मोनोएटॉमिक एनायन क्या चीज है। तो अगर मैं पॉलीएटॉमिक एनायन का बात करूं तो जितने भी ऐसे एनायन जो कि एक से अधिक एटम को, एलिमेंट के एटम को कंसिस्ट करते हैं,
अब ये नहीं है कि डिफरेंट एलिमेंट होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकता है। सेम एलिमेंट के भी अगर एक से अधिक एटम उस पर्टिकुलर एनायन में प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि वो एक पॉली एटॉमिक एनायन है। अगर सिंगल एटम मौजूद है तो हम उसको कहेंगे मोनो एटॉमिक एनायन है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं CO3 2- का पॉली एटॉमिक है, SO4 2- का पॉली एटॉमिक है, SO3 2- का पॉली एटॉमिक है, NO3- का पॉली एटॉमिक है, HCO3- का पॉली एटॉमिक है, HSO4- का पॉली एटॉमिक है, O2 2- परऑक्साइड है। क्या ये पॉली एटॉमिक एनायन है? यस, ये भी पॉली एटॉमिक एनायन है। क्यों? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन के ही 2 एटम है। मैंने ये नहीं कहा कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होने चाहिए, मैंने ये कहा कि अगर वहां पर एटम एक से अधिक है तो वो पॉली एटॉमिक एनायन में काउंट होंगे। मैं बात करूंगा OH- का, वो भी एक पॉली एटॉमिक एनायन, और ऐसे बहुत सारे आपको पॉली एटॉमिक एनायन देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं मोनो एटॉमिक की बात करूं तो F- हो गया, Cl- हो गया, Br- हो गया, I- हो गया, O2 2- हो गया, N3- हो गया, H- हो गया, डॉट 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 डॉट। अगर मैं इनकी बात करूं तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, तो ध्यान से देखेंगे तो यहां पर सिंगल एटम ही आपको मिल रहे हैं इस एनायन में। इस एनायन में आपको सिंगल एटम ही मिल रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है यहां पर इस पॉली एटॉमिक में कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स का होना जरूरी है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज्ड मत होइएगा। अगर मैं बात करूंगा O2- का, सुपर ऑक्साइड का बात करूंगा, तो ये भी एक पॉली एटॉमिक एनायन ही कहलाएगा। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए पॉली एटॉमिक एनायन किसको कहते हैं और मोनो एटॉमिक एनायन किसको कहते हैं। जब आपको ये बात समझ में आ गई तो मैं थर्मल स्टेबिलिटी का एक पॉइंट आपको बता रहा हूं कि थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है किसी आयनिक कंपाउंड का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पॉली एटॉमिक के केस में साइज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। और अगर आपको ध्यान आ रहा है तो आपको यह भी ध्यान होगा कि लैटिस एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के। तो हम चाहे तो इसको ऐसे भी एक कंसेप्ट को लिख सकते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक एनायन, इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक एनायन लैटिस एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इज इट क्लियर? सिमिलर पैटर्न पे अगर मैं मोनो एटॉमिक एनायन का बात करूं तो इसका जो थर्मल स्टेबिलिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होगा और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होगा। तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी? यहां Le क्या है आपका? लैटिस एनर्जी है। तो बस आपको ये कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है और आप आसानी से ऑर्डर फ्रेम कर सकोगे। बस इतने से ही कॉन्सेप्ट्स। इज इट क्लियर? अच्छा, अब इसमें कंफ्यूजन क्या आता है? बोलेंगे कि सर अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसा आयनिक कंपाउंड आ जाए जिसमें चार्ज भी एक साथ वेरी कर रहा हो, साइज भी वेरी कर रहा हो। होता क्या है, जनरली जो आपको आयनिक कंपाउंड्स का ऑर्डर आपको सजाने के लिए दिया जाता है वहां पर चार्ज या साइज दोनों में से कोई ना एक चीज क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। लेकिन अगर चार्ज भी वेरी कर रहा होगा और साइज भी वेरी कर रहा होगा तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? तो प्रायोरिटी देने के लिए ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आप चार्ज को देखिएगा, सबसे पहले आप चार्ज को देखिएगा और फिर स्टेप नंबर 2 में आपको क्या देखना है, साइज को देखना है। तो ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर होगा। ठीक है, तो जब भी आप थर्मल स्टेबिलिटी देखेंगे तो पहले आप चार्ज का कंपैरिजन देखेंगे, फिर साइज का। अब वो आप देख लेना थर्मल स्टेबिलिटी चार्ज का डायरेक्टली है कि इनडायरेक्टली। यहां इनडायरेक्टली और यहां पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यही है आपका थर्मल स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू ये समझेंगे कि इसको हम लोग क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। तो आइए एक सवाल देख ले, एक क्या बहुत सारे सवाल देखेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस बहुत तगड़ा हो जाए। तो सबसे पहले आपको एनायन को समझना होगा। मैं अगर यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर कैसा एनायन है, ये ऑक्साइड एनायन है। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स का मैंने कंपाउंड आपको दिखलाया है ये सारे के सारे ऑक्साइड है और यहाँ पर भी ये ऑक्साइड आयन का ही कंपाउंड है। अब ये ऑक्साइड आयन मोनो एटॉमिक है कि पॉली एटॉमिक है? तो यस ऑफ कोर्स मोनो एटॉमिक है। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया मोनो एटॉमिक है। तो मैं चार्ज को देखूंगा, क्या सब में चार्ज सेम है? तो चार्ज को मैं कैसे देखता हूं वो मैं आपको बता देता हूं ताकि ये आपको लैटिस एनर्जी में भी हेल्प करेगा। तो चार्ज को कैसे देखेंगे, जैसे इसका +1 है और इसका -2 है तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो +1 × -2, आप बोलेंगे -2 होगा, लेकिन मैं यहां पर उसका मॉड लूंगा। तो मॉड लूंगा तो मेरा वो वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, मतलब हमको इसका वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव ही लिखना है, भले पॉजिटिव नेगेटिव क्यों ना आ रहा हो। तो यहां पर क्या आ जाएगा 1 × 2, यहां पर भी 2 आ गया, यहां पर भी 2 आ गया, यहां पर भी 2 आ गया, यहां पर भी 2 आ गया। यहां पर बात करूंगा 4,
यहाँ पर बात करूंगा 4, यहाँ पर बात करूंगा 4, यहाँ पर बात करूंगा 4, यहाँ पर बात करूंगा 4 आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? अरे बोलो हाँ या ना, क्लियर है? ठीक। अब यहाँ पर चार्ज सेम हो गए, ऊपर वाले सीरीज का अगर मैं बात करूं तो चार्ज सेम हो गए, और अगर चार्ज सेम हो जाएगा तो आपको क्या देखना है, उसके बाद जो आपको देखना है वो ये देखना है कि साइज। तो साइज O का तो सब में सेम होने वाला, क्योंकि सारे के सारे O2 माइनस ही है। तो साइज हम किसका देखेंगे, Li Na K Rb Cs, इनका साइज देखेंगे। आपको पता है ग्रुप में जब नीचे जाते हैं तो साइज बढ़ता है। अब आप बोलो मोनो एटॉमिक के लिए थर्मल स्टेबिलिटी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मतलब कि अगर साइज बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी घटेगा। तो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसका होगा, इसका, फिर इसका, फिर इसका और फिर इसका। सिमिलरली मैं इसकी बात करूं तो इसमें भी अगर मैं बात करूं तो इसका साइज सबसे कम है, इसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। अगेन दिस दिस दिस। लेकिन बाय चांस अगर सवाल में ऐसा आ जाता कि बताओ Li2O और BeO में कौन ज्यादा थर्मली स्टेबल है, तब कैसे बताते हैं? तब उस पर्टिकुलर कंडीशन में आप यहां पर देखिए, इसका चार्ज क्या आएगा 2, इसका चार्ज क्या आएगा 4, और है दोनों में मोनो एटॉमिक एनायन। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आप कैसे देखोगे? तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में दोनों, एक चीज है कि आयंस कम से कम जो एनायन होने चाहिए वो कॉमन होने चाहिए, तभी आप आसानी से इसको कंपेयर कर सकोगे। ऐसे सवाल बहुत कम देखने को मिलते हैं कि पॉलीएटॉमिक और मोनो एटॉमिक का एक साथ मिला करके दे दिया जाए। ऐसे सवाल बहुत ना के बराबर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो अगर मैं बात करूं Li2 और MgO में, तो मैंने क्या बोला था, पहले चार्ज को देखना। तो थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, तो इस दोनों में थर्मल स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा, BeO का ज्यादा होगा और Li2O का कम होगा। क्लियर? चलिए यहां पर भी बात कर लिए, यहां पर भी मोनो एटॉमिक एनायन कौन सा, Cl-, इन सभी में चार्ज सेम है। इसी तरीका से निकालेंगे जैसा हमने पहले वाले केस में निकाला था। तो चार्ज सेम है तो फिर साइज के बेसिस में देखेंगे तो LiCl का थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर NaCl, फिर KCl, फिर RbCl और फिर CsCl। उसी तरीके से मैं यहाँ पर बात करूँ तो इसका भी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही आने वाला है। अब यहाँ पर चेक कर लो, यहाँ पर आपका क्या है N3-, ये N3- भी कैसा है, मोनो एटॉमिक एनायन है। सेम कंसेप्ट लगेगा, चार्ज यहाँ पर सब जगह सेम है। साइज देखना, साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोनो एटॉमिक के केस में थर्मल स्टेबिलिटी, तो जिसका साइज छोटा उसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। वहीं पर यहाँ पर भी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये आने वाला। बोलो आया कि नहीं आया? क्या ये पॉइंट क्लियर है आप सभी को? तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पॉलीएटॉमिक का केस। पॉलीएटॉमिक में आपको पता चल रहा है ये CO3 2- देख के ही पता चल रहा है ये पॉली का केस है। और पॉली में आपको पता है थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। क्लियर? तो यहां पर साइज के ये क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब चार्ज तो यहाँ सेम ही आने वाला, +1 - 2 आंसर आएगा 2, +1 - 2 आंसर आएगा 2, सब में चार्ज सेम होने वाला है। फिर हम क्या देखेंगे, साइज। तो जिसका साइज सबसे ज्यादा होगा वो थर्मली ज्यादा स्टेबल होगा। तो CS2CO3 सबसे ज्यादा, फिर Rb2CO3, फिर K2CO3, फिर Na2CO3। वहीं अगर मैं इसमें बात करूं, यहाँ भी चार्ज सेम आने वाला है, वो चार्ज क्या आने वाला है 4। तो यहाँ पर भी ऑर्डर क्या आएगा, सेम ही आएगा कि जिसका साइज सबसे बड़ा उसका थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी अगर देखूं तो एनायन कौन सा, NO3- आयन पॉलीएटॉमिक है। यहाँ पर भी ऑर्डर साइज के साथ थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहां पर बात करूं तो यहां पर भी SO4 2- है, SO4 2- है बच्चों। तो आपको पता है ये भी पॉलीएटॉमिक है। अब पॉलीएटॉमिक है तो थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होगा, क्योंकि यहां पर भी चार्जेस क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं। इसीलिए हम यहां पर क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज के बेसिस पे ऑर्डर सजा देंगे और आंसर निकाल लेंगे और +4 अपने झोली में लेकर के निकल लेंगे। इज इट क्लियर और नॉट? आइए यहां पर बात करें। यहां पर भी आपके पास पॉलीएटॉमिक एनायन है और वो पॉलीएटॉमिक एनायन क्या है, HCO3-। वो पॉलीएटॉमिक एनायन क्या है, HCO3-। अब ये क्या है, पॉली। अब पॉली के केस में थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे 1 आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा, सब में 1 आएगा। नीचे 2 आएगा, 2 × 1, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। फिर यहां पर ऑर्डर
बेटा बड़े आसानी से लगा देंगे और आंसर को निकाल लेंगे। सेम केसेस है, अगर मान लीजिए आपको LiSCO3 दे दिया जाए और BeSCO3 दे दिया जाए, इस पर्टिकुलर केस में हम चार्ज को पहला प्रायोरिटी देंगे और चार्ज को पहला प्रायोरिटी देंगे तो यहां पर 1 आएगा, यहां पर 2 आएगा और आपको पता है यहां पर जो एनायन है वो पॉली है। पॉली के केस में थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है। और अगर इन दोनों में अगर हमको देखना तो पहले क्या देखेंगे, चार्ज देखेंगे। चार्ज सेम होगा उसके बाद ही हम साइज में जाएंगे। यहां चार्ज ही अलग अलग है, यहां 1 और 2 है और आपको पता है कि चार्ज जिसका ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी कम, तो यहां पर थर्मल स्टेबिलिटी LiHCO3 का NaHCO3 के मुकाबले BeHCO3 का होल ट्वाइस के मुकाबले ज्यादा पाया जाएगा। आई होप तुम्हें ये थर्मल स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आयनिक कंपाउंड्स में कैसे लगाना है सीख लिए होंगे आप, और आप इस कंसेप्ट को यूज करके अपने जेईई मेन और एडवांस के जितने भी सवाल हैं उन सारे सवालों को आप चुटकियों में हल कर लोगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, जिसके कारण आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस है धीरे धीरे छोटे छोटे टॉपिक्स के फॉर्म में तगड़ा होते जाएगा। तो इस चैनल को लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, घंटी जरूर बजा देना ताकि जब जब कॉन्सेप्ट आए तो आपके पास घंटी बज जाए और आप उस कॉन्सेप्ट का फायदा उठा पाए। धन्यवाद, अगेन मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।